तो आप देख सकते हैं जो इनको सर्टिफिकेट मिला था, जीवन जागृति सोसाइटी आपदा फरिश्ता राष्ट्रीय सम्मान 2023, और इनको सोसाइटी के द्वारा एक अवार्ड भी दिया गया था। तो ये गिरिडीह के युवा है और लगभग 6 लाख लोगों का नॉमिनेशन हुआ था और उनमें से 11वें नंबर पर इनको ये प्राइज़ मिला है। प्रशासन का नॉर्मल क्वेश्चन होता है कि आप ये व्यक्ति आपको कहाँ पे घायल अवस्था में मिला जी, इसके साथ दुर्घटना कैसे हुई और उस वक्त वहाँ पे कौन कौन लोग मौजूद थे। बस ऐसे ही 2-4 नॉर्मल क्वेश्चंस पूछती है प्रशासन। दुर्घटना होने के बाद जाति या धर्म या संप्रदाय नहीं देखना चाहिए। सबसे पहले इंसानियत के भाव से लोगों को जाना चाहिए। तो ताराटांड़ की घटना में वो व्यक्ति, एक पीड़ित व्यक्ति, एक मुसलमान था। नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। आज के इस अंक में स्वागत है आपका। और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति से जिसको हम हीरो कह सकते हैं। जी हाँ, हम सिनेमा हॉल में जो मूवी देखना जाते हैं और वहाँ जो आपको हीरो मिलते हैं, वो रियल हीरो हो या ना हो, आज हम जिससे आपको मिलवाने वाले हैं वो एक रियल हीरो है। आज जो हमारा देश है वो जनसंख्या के मामले में विश्व का सबसे नंबर 1 देश है। तो जितनी ज़्यादा जनसंख्या है उतना ही ज़्यादा युवा हमारे देश में है और उतना ही ज़्यादा गाड़ियाँ भी है। और इस चकाचौंध के दौर में गाड़ियों का स्पीड भी बढ़ता जा रहा है। उसके साथ एक और चीज़ बढ़ती जा रही है, सड़क दुर्घटना। प्रशासन के द्वारा लगातार कई तरह के सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन फिर भी कई सारी चूक हो जाती है और कई सारी दुर्घटना भी हमें देखने को मिलती है। जब दुर्घटना होता है तो हम यह स्थिति देखते हैं कि लोग दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का फ़ोटो डालते हैं, वीडियो बना के डालते हैं, लेकिन उतना ही समय में वो उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाना नहीं चाहते हैं। कई सेवाएं जारी है सरकार के तरफ से, जैसे 108 में कॉल करके आप एम्बुलेंस बुला सकते हैं, लेकिन लोग वो करने से भी कतराते हैं। आज जिस हीरो से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने कई दुर्घटनाग्रस्त लोगों को अस्पताल पहुँचाया है, और इनके इस नेक कार्य के लिए एक संस्था है जीवन जागृति सोसाइटी, उनके द्वारा इन्हें आपदा फरिश्ता राष्ट्रीय सम्मान 2023 के द्वारा सम्मान किया गया है। यह जो सम्मान समारोह था वो दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित हुआ था 13 अक्टूबर 2023 को। तो आज हम मिलवाते हैं रितेश जी से आपको। रितेश जी, स्वागत है आपका इस चैनल में। नमस्कार भैया जी। रितेश जी, सबसे पहला सवाल, जब हम एक्चुअल में जब एक्सीडेंट हुआ पेशेंट या व्यक्ति को देखते हैं तो सबसे पहला काम जो आम आदमी करते हैं वो वहाँ से भागने का काम करते हैं। आप कैसे हिम्मत करके आप उनको अस्पताल ले जाते हैं? जैसे कि अभी के समय में जिस तरह से एक्सीडेंट को देख करके लोगों के मन में भय बना रहता है कि अभी यदि कुछ हो जाता है तो पुलिस प्रशासन हमसे पूछताछ करेगी, और वो डरते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाने के बाद अगर आप किसी भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाते हैं तो आपसे किसी भी प्रकार की पूछताछ नहीं की जाएगी और आपको किसी भी प्रशासनिक पचड़े में नहीं लपेटा जाएगा। इस बात की जागृति लोगों के अंदर नहीं है जी। और अभी का समय है कि इस बात की जागृति यदि लोगों के अंदर हो जाती है तो मुझे लगता है कि दुर्घटनाओं में होने वाले मृत्यु का संख्या या ज़्यादा अधिक जोखिम तरीके से घायल होने की संख्या को हम घटा सकते हैं। जी। तो अभी तो आपने कई लोगों को पहुंचा दिया है। जब आप उस समय को याद कीजिए जब आप पहली बार किसी को हॉस्पिटल ले गए होंगे, तो आपको क्या पुलिस का या प्रशासन का किसी तरह का भय आपके मन में नहीं था? नहीं, जैसे मन तो डर या भय जो बोले, एक सामान्य समाज में रहने के बाद वो भय होता है मन में जी। परंतु जब मैंने उस व्यक्ति को घायल अवस्था में देखा तो उस भय को भूल गए। जी। उसको भूलना ही पड़ता है। उस व्यक्ति के दुख को, उस व्यक्ति के दर्द को देखने के बाद उस भय को भूल गया और मैंने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। बाद में प्रशासन के लोग आए, उन्होंने मुझसे पूछा सिर्फ 2-4 फॉर्मल क्वेश्चंस। उसके बाद उन्होंने मुझे आज तक कभी कॉल करके दोबारा से नहीं पूछा है। जी। तो जब आप हॉस्पिटल लेके जाते हैं पेशेंट को, तो सबसे पहला दिक्कत हॉस्पिटल में आपको क्या क्या सामना करना पड़ता है, क्या क्या प्रॉब्लम आता है उस समय? अस्पताल में परेशानी का सामना करने का बात करें तो अस्पताल में सबसे पहले तो डॉक्टर उसको एडमिट सही समय पर ले ले, सबसे बड़ी बात यही होती है। यदि डॉक्टर एडमिट उसको ले लेता है, उसके बाद फिर किसी भी तरीके का
किसी भी तरीके का समस्या का हम लोग को सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन जब तक उसको डॉक्टर एडमिट ना ले तब तक हम लोग को समस्या का सामना करते रहना पड़ता है। जी, तो कई बार आप जब जाते होंगे तो आपने जैसे बोला कि प्रशासन आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती है फॉर्मेलिटी के लिए, तो उसमें क्वेश्चन क्या क्या होता है ये आप ज़रूर बताइएगा। प्रशासन का नॉर्मल क्वेश्चन होता है कि आप ये व्यक्ति आपको कहाँ पे घायल अवस्था में मिला, जी इसके साथ दुर्घटना कैसे हुई और उस वक्त वहाँ पे कौन कौन लोग मौजूद थे। बस ऐसे ही 2-4 नॉर्मल क्वेश्चंस पूछती है प्रशासन, उसके बाद वो कुछ नहीं पूछती है दोबारा और शाबाशी भी देती है। जी, और जैसे अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को लेके जाते हैं जो घायल अवस्था में है, वो अपना अगर होश में नहीं है, अगर वो वहाँ जाते हैं और उनकी अगर मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में प्रशासन का क्या रवैया रहता है, या वो आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, क्या वो आपको किसी तरह का दबाव डालते हैं? नहीं, वैसा तो दबाव नहीं डाला जाता है प्रशासन के द्वारा, क्योंकि ये एक एक्सीडेंटल घटना होता है और एक्सीडेंटल घटना में एक अननोन पर्सन को उसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। तो प्रशासन के द्वारा वही कुछ फॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि उनके डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस होते हैं। वो 2-4 क्वेश्चन पूछेंगे। यदि मृत्यु की संभावना तो बहुत कम होती है, ना के बराबर मृत्यु की संभावना होती है, और यदि मृत्यु हो जाता है तो फिर उसका कुछ अलग कार्रवाई होता है और उसके कुछ 2-4 क्वेश्चन डिपार्टमेंटल होते हैं जो वो अपने स्तर से पूछते हैं। वैसी कोई परेशानी वाली बात तो नहीं होती है। तो एक क्वेश्चन आपसे है, आपने कई लोगों को पहुंचाया अस्पताल, उसमें सबसे भयानक घटना आप कौन सा बताना चाहते हैं? सबसे भयानक घटना यदि बात करें तो अभी कुछ 4-5 महीना पहले एक ताराटांड़ में एक्सीडेंट हुआ था। रात का समय का था, तो उस वक्त हमको लगभग मान के चलिए कि रात के 1:30 बजे हमको फ़ोन आया। मैं गया, मैं वहाँ पे 1-2 व्यक्तियों को मैंने कॉल किया, मैं गया वहाँ पे, क्योंकि उस वक्त मैं रात को ड्यूटी में था तो जगा हुआ था। मुझे कॉल आया, मैंने बाइक उठाया, मैं सीधा ताराटांड़ चला गया और वहाँ से उस घायल व्यक्ति को उठा करके मैं गिरिडीह सदर अस्पताल में भर्ती करवाया मैंने जी। और काफ़ी मतलब दयनीय स्थिति हो गई थी उसकी। सुबह फिर मैंने लगभग 3 यूनिट ब्लड का व्यवस्था करवा करके उसको दोबारा से उपचारित करके घर भिजवाया मैंने। अच्छा, तो जब जैसे आपने बताया आपको कॉल आया और आप गए, तो ये सब कॉल आपको कहाँ से आते हैं? क्या लोग पहले से जानते हैं कि जो रितेश जी है वो इस क्षेत्र में लगातार इस सेवा से जुड़े हैं या ऐसा कार्य कर रहे हैं? जैसे कि मैं रितेश कुमार हूँ और मैं हिंदू जागरण मंच में जिला संयोजक का दायित्व है मेरे पास। पूर्व में मैं विश्व हिंदू परिषद का नगर उपाध्यक्ष रह चुका हूँ, तो इसी निमित्त समाज के अधिकतर भाग में मुझे लोग पहचानते हैं, क्योंकि मैं हिंदुओं की आवाज़ बन के आता हूं और उनके लिए काम करता हूं। परंतु ऐसा नहीं है कि मैं विश्व हिंदू परिषद में हूं या संघ से जुड़ा हुआ हूं तो सिर्फ हिंदुओं के लिए कार्य करता हूं। मैं समाज के हर वर्ग के लिए काम करता हूं। और ये जो मैं ताराटांड़ की घटना आपको बता रहा था, तो ताराटांड़ की घटना में वो व्यक्ति, एक पीड़ित व्यक्ति एक मुसलमान था, जो कि सबसे बड़ी बात थी। तो यहाँ पे दुर्घटना होने के बाद जाति या धर्म या संप्रदाय नहीं देखना चाहिए। सबसे पहले इंसानियत के भाव से लोगों को जाना चाहिए। जी, तो अगर आपका व्यक्तिगत जो जीवन है वो बात करें, तो आप अपना दिनचर्या या अपना जीवन यापन करने के लिए क्या काम करते हैं प्रोफेशनल रूप में? प्रोफेशनल रूप में यदि मैं बात करूं तो कुछ दिन पहले तक मैं जॉब में था जी। फिर मैंने जॉब को छोड़ दिया और अपना बिजनेस मैंने शुरू किया है। अब मैं अपने बिजनेस में हूं, अपना बिजनेस करता हूं जी। मैं मसाले का काम होता है मेरा बनारस में, और वहीं से मैं काम करता हूं जी। जैसा कि आपने बताया आप कई सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, तो आप आज के जो युवा है या सभी व्यक्ति को ये आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है उसका फ़ोटो बाद में खींचा जाए या उसका वीडियो बाद में बनाया जाए, या वीडियो या फ़ोटो बनाना ज़रूरी ही नहीं है, सबसे प्रथम दृश्य में उसको उपचार चाहिए। तो क्या आप ये जागृति आप फैलाना चाहते हैं? क्या आप इसके लिए आगे कुछ कार्य करना चाहते हैं? जैसे कि मैं बताऊं आपको, तो फ़ोटो या सेल्फी जो होता है जी, वो सब दिखावा है जी। अभी तक मैंने जिन लोगों को भी पहुंचाया है, अभी तक एक भी फ़ोटो यदि आप मेरे मोबाइल में देखें तो मुझे नहीं मिलता है जी। मुझे ढूंढने से नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास समय नहीं होता है कि मैं वहाँ पे रुक के फ़ोटो खींचूं उस व्यक्ति का। फ़ोटो खींचने का मतलब है कि 2 से 3 मिनट लगेगा। उतने देर में उस व्यक्ति के साथ क्या हो जा रहा है ये हम ना जानते हैं, ना आप जानते हैं। तो हमारी सबसे पहले प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि घायल व्यक्ति को किसी भी तरीके से अस्पताल पहुँचाया जाए, उसके इलाज में उचित व्यवस्था लगाया जाए।
और बात रहा कि लोगों को जागृत करने के लिए, तो बहुत ही जल्द जीवन जागृति सोसाइटी का एक अंग गिरिडीह में खुलने वाला है और उसके द्वारा हम नुक्कड़ सभा, आप मान के चलिए रैली इत्यादि कई कार्यक्रमों के द्वारा सिर्फ सड़क दुर्घटना नहीं, सड़क दुर्घटना, जल दुर्घटना, अग्नि दुर्घटना, सांपदंश, सर्पदंश अभी बहुत तेज हो गया है, तो सर्पदंश और सीपीआर, कहीं भी किसी को थोड़ा सा भी हार्ट अटैक का प्रॉब्लम अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो सीपीआर का भी ट्रेनिंग का व्यवस्था ऐसा कुछ लगाने का हम लोग डिसाइड कर रहे हैं और बहुत ही जल्द इन सभी चीज़ों का शुभारंभ गिरिडीह में भी हो जाएगा। जी, जैसा कि आपने बताया कि आप आगे भी इसके लिए जागृति के लिए काम करते रहेंगे, लेकिन जो ये समस्या है दुर्घटना का, इससे संबंधित अधिकारी से आप क्या मांग कर सकते हैं? जिस तरह से संबंधित अधिकारियों से मांग की बात है, तो सड़क दुर्घटना में हमारे डीटीओ साहब का, या जल दुर्घटना में या अग्नि दुर्घटना में हमारे फायर ब्रिगेड के लोगों का सहयोग अब हम लोगों को थोड़ा पब्लिकली चाहिए होगा, क्योंकि अब यदि पब्लिकली आकर के कुछ कैंप वगैरह, रैली वगैरह होगा तो लोगों के अंदर जागृति आएगी और वो समझेंगे कि नहीं, दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद करने से किसी भी प्रकार का परेशानी में हम नहीं फंसते हैं। इस बात का भरोसा प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा आम जनमानस तक दिलवाना होगा। इसके लिए अब हम इस निमित्त काम करेंगे और प्रशासनिक अधिकारियों से या संबंधित विभाग के अधिकारियों से मिल करके और कार्यशाला आयोजित करवाने के लिए बात करेंगे। जी, तो मैं जो आपको अवार्ड या सर्टिफिकेट मिले थे जीवन जागृति सोसाइटी की तरफ से, आप क्या वो हमारे व्यूअर्स को दिखाना चाहते हैं? हाँ जी, ज़रूर, मैं दिखाना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं जो इनको सर्टिफिकेट मिला था, जीवन जागृति सोसाइटी आपदा फरिश्ता राष्ट्रीय सम्मान 2023, और इनको सोसाइटी के द्वारा एक अवार्ड भी दिया गया था। तो ये गिरिडीह के युवा है और लगभग 6 लाख लोगों का नॉमिनेशन हुआ था और उनमें से 11वें नंबर पर इनको ये प्राइज़ मिला है, ये अवार्ड मिला है। तो ये पूरे गिरिडीह के लिए एक गर्व का बात है। हम आगे भी इनसे इसी तरह जुड़े रहेंगे और ये आपकी सभा की जो टीम है वो इनसे वादा करती है, जब भी जीवन जागृति सोसाइटी का जब भी कैंप या किसी तरह का मीडिया कवरेज का ज़रूरत पड़ेगा तो हम इनके लिए लगातार खड़े रहेंगे। इन्होंने एक और बहुत अच्छी बात की कि ये विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल से जुड़े हुए हैं और कई बिना जातिवादी या किसी भी प्रकार की भावना से उठकर इन्होंने इंसानियत को महत्व दिया है। ये हम सभी के लिए सीखने वाली बात है। तो जब भी अगर ज़रूरत पड़े रितेश जी आपको, तो हम आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। आज आप हमें समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। धन्यवाद। और जो आपकी सभा की जो टीम है वो आपको एक सैल्यूट करती है आपके इस कार्य के लिए। जय हिंद।